गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास से अवध के विलय के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया। यदि हम अवध के साथ अंग्रेजों के संबंधों की शुरुआत देखें तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के इस राज्य से संबंध आरंभ हुए। अति साधन संपन्न और उर्वर क्षेत्र अवध कंपनी के शासन स्थापना के बाद युद्ध की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की गीध दृष्टि इस पर शुरू से थी। इस राज्य से संबंध स्थापित होने के आरंभ से ही अंग्रेज अपनी पकड़ धीरे धीरे निश्चित रूप से यहाँ मजबूत करना चाहते थे और अंततः लॉर्ड डलहौजी के काल में 1856 में उन्होंने इसे हड़प लिया। राज्य हड़पने के काल तक का अवध का इतिहास ब्रिटिश धूर्तता की रुचिकर गाथा है। अवध अंग्रेजों के संपर्क में सबसे पहले 1764 ईस्वी में आया, जब वहां के नवाब शुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल के भूतपूर्व नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें शुजाउद्दौला और उसके सहयोगियों को पराजय का सामना करना पड़ा। शुजाउद्दौला को शाह आलम के साथ बंदी बनाया गया। ब्रिटिश फौजें लखनऊ में प्रविष्ट हो गई। लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीति से काम लेते हुए इस समय अवध नवाब के साथ एक संधि की और यह इलाहाबाद की संधि कहलाती है। यह 1765 में की गई और इस संधि के द्वारा नवाब से 50 लाख रुपए लेकर अवध वापस लौटाया गया और इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र अवध से पृथक कर शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। क्लाइव ने इस संधि के द्वारा अवध के बफर राज्य की सृष्टि की, जिसका शासक भौतिक स्वार्थों और कृतज्ञता की भावनाओं के कारण अंग्रेजों के प्रति मित्र बना रहने को प्रवृत्त हुआ। जब 1770 और 71 में दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने आप को मराठा के संरक्षण में रख लिया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद के जिलों से वंचित कर दिया और इन्हें अवध के नवाब के हवाले कर दिया। इसके बदले में उसने 50 लाख रुपए लिए और नवाब की रक्षा के लिए रखी गई कंपनी की सैनिक टुकड़ी के खर्च के निमित्त एक वार्षिक रकम भी नवाब को देनी पड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने नवाब के साथ परामर्श किया और 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की गई। बनारस की संधि के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई उसके अनुसार नवाब ने अपने यहाँ ब्रिटिश प्रतिनिधि की स्वीकृति दी। कड़ा और इलाहाबाद के जिले नवाब को और बदले में नवाब कंपनी को 50 लाख रुपए देगा। 20 लाख रुपए तुरंत और शेष रकम 2 समान वार्षिक किश्तों में देगा। नवाब सैनिक सहायता की मांग करेगा तो कंपनी सेना भेजेगी। नवाब सेना के खर्च हेतु 2,10,000 रुपए प्रति ब्रिगेड देगा। अंग्रेजों से सहायता प्राप्त कर अवध नवाब ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया एवं रुहेलखंड के एक छोटे हिस्से को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजों ने अवध के नवाब के साथ बनारस की संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद के जिले उसे दे दिए और एक बड़ी धनराशि उससे प्राप्त की। 1775 के आरंभ में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आसफउद्दौला अवध का नवाब बना। आसफउद्दौला के साथ 1775 में फैजाबाद की संधि की गई, जिसके द्वारा
कंपनी ने किसी भी आक्रमण के समय अवध की सुरक्षा का वचन दिया। अवध नवाब 2,10,000 रुपए प्रति ब्रिगेड के स्थान पर 2,60,000 रुपए प्रति ब्रिगेड का भुगतान प्रति माह करेगा। बनारस के राजा पर कंपनी की संप्रभुता होगी और बनारस का राजा 22.5 लाख रुपए प्रति वर्ष देगा। इस प्रकार इस संधि से नवाब ने अपने ऊपर कंपनी के ऋण को बढ़ा लिया। नए नवाब के अधीन अवध का शासन आधिकारिक रूप से भ्रष्टाचार पूर्ण होता गया और कंपनी को दी जाने वाली रकम बकाया होने लगी। नवाब की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 1779 के अंत में नवाब ने हेस्टिंग्स से प्रार्थना की कि स्थायी ब्रिटिश ब्रिगेड को छोड़कर वह सारे सैनिक वापस बुला ले। बनारस के राजा चेत सिंह से हेस्टिंग्स का झगड़ा होने के बाद अवध का नवाब हेस्टिंग्स से चुनार में मिला और हेस्टिंग्स के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अवध से ब्रिटिश सेनाओं को वापस बुलाने के अतिरिक्त उसकी वित्तीय स्थिति ठीक करने का एक ही उपाय है कि अंग्रेज उसे उन जागीरों के अधिग्रहण की अनुमति प्रदान करे जिन्हें ब्रिटिश गारंटी दी गई है। और इस प्रकार 1781 में एक और संधि हुई जिसे चुनार की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार स्थायी ब्रिगेड को छोड़कर सभी ब्रिटिश सेनाएं अवध से वापस बुला ली जाएगी। नवाब निजी कोष को सार्वजनिक कोष से अलग रखेगा और रेजिडेंट द्वारा इस कोष का निरीक्षण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नवाब को जागीरदारों की जागीर अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। नवाब ने अपनी मां और दादी से 2,60,000 पौंड और 3 लाख पौंड दोबारा लिए। इसी संधि के द्वारा नवाब को रोहिला शासक की भूमि अधिग्रहित करने का भी अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार ये जो जागीरों के अधिग्रहण से संबंधित जो धारा थी वो अवध की बेगमों के विरुद्ध थी और नवाब ने अपनी मां और अपनी दादी से धन वसूल किया। अवध के संबंध में हेस्टिंग्स की यदि हम उपलब्धि देखें तो उसने नवाब के अंग्रेजों से मुक्त होने के प्रयासों को विफल कर दिया और अब नवाब अंग्रेजों का भरोसेमंद सहयोगी हो गया। अवध अब एक ऐसा राज्य हो गया था जो ब्रिटिश सीमा पर होने वाले आक्रमणों का बहुत ही दृढ़ता से मुकाबला कर सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नवाब ने उससे प्रार्थना की कि कानपुर और फतेहगढ़ में तैनात किए हुए कंपनी के सैनिकों को हटा लिया जाए और इस प्रकार उसे उत्पीड़नकारी आर्थिक बोझ से मुक्त कर दिया जाए। नवाब के मंत्री हैदर बेग से मिलकर परामर्श करने के बाद गवर्नर जनरल ने इस रकम को 74 से 50 लाख रुपए करना स्वीकार किया, परंतु उसने ब्रिटिश सैनिकों के हटाए जाने पर आपत्ति की। अंग्रेजों ने अवध के प्रत्येक नवाब की मृत्यु का फायदा उठाया और उत्तराधिकारी से अधिकतम उत्तम शर्तें प्राप्त की। आसफुद्दौला की मृत्यु 1797 ईस्वी में हो गई और वो वजीर अली को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था। उसका सबसे बड़ा भाई सादत अली था। इन दोनों के बीच हुए झगड़े में सर जॉन शोर, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, उसने हस्तक्षेप किया और सादत अली को गद्दी पर बैठाया। उसके साथ एक नई संधि की गई और इसके द्वारा नवाब के द्वारा दी जाने वाली वार्षिक रकम को बढ़ाकर 76 लाख रुपए कर दिया गया। इलाहाबाद का किला कंपनी को सदा के लिए मिल गया और नवाब ने प्रतिज्ञा की कि वह दूसरे यूरोपियनों के साथ पत्र व्यवहार नहीं करेगा और न ही उन्हें अपने राज्य में आने देगा। वजीर अली को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर बनारस में रहने दिया गया। इस प्रकार इस व्यवस्था से निसंदेह कंपनी का प्रभाव काफी बढ़ गया, किंतु अवध की आंतरिक सरकार में फैले हुए भ्रष्टाचार को यह दूर नहीं कर सका। अंग्रेजों को दी जाने वाली रकम बराबर बकाया हो जाती थी और राजस्व की वसूली में सबसे भयानक उत्पीड़न काम में लाया जाता था।
लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड वेलेस्ली ने नवाब पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपनी निरर्थक सेना के एक भाग को समाप्त कर दे और उसके बदले में कंपनी की सहायक सेना में वृद्धि कर दी जाए। वेलेस्ली ने अपनी इस मांग का औचित्य भी सिद्ध किया और उसने कहा कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान अफगानिस्तान के शासक जमान शाह से साठगांठ कर रहा है और भारत पर जमान शाह के आक्रमण का भय है। वेलेस्ली ने यह भी मांग की कि अवध में सहायक सेना में वृद्धि करने के बाद नवाब 126 लाख रुपए वार्षिक शुल्क कंपनी को अदा करे। अवध का नवाब पहले ही सेना के खर्च को पूरा करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा था और जब इस वार्षिक शुल्क को अधिक बढ़ाकर 126 लाख रुपए वार्षिक करने का प्रस्ताव किया गया तो वह स्तंभित रह गया और रकम देने में उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। 1801 ईस्वी में वेलेस्ली ने नवाब के समक्ष दो प्रस्ताव रखे। पहला तो ये कि नवाब समस्त ब्रिटिश सेना के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य के इतने भूभाग को कंपनी को सौंप दे जिसकी आय से ब्रिटिश सेना के खर्च को पूरा किया जा सके। दूसरा यह है कि वह अपना राज्य कंपनी के अधिकार में सौंप दे और नवाब और उसके पुत्रों को अंग्रेज पेंशन दे देंगे। नवाब दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। उसने कहा कि मेरे राज्य का सारा क्षेत्र और पूरा खजाना आपके अधिकार में है। विरोध करने की न मेरी इच्छा है और न शक्ति, लेकिन अपने प्रतिष्ठा के विरुद्ध ऐसे प्रस्ताव को मैं स्वेच्छा से किस प्रकार स्वीकार कर सकता। वेलेस्ली की अगर हम नीति की बात करें तो वो नवाब की कोई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था, अपितु वह नवाब की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। उसने अवध में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट को आदेश दिया कि वह उतने क्षेत्र पर अधिकार कर ले जितना सेना के खर्च के लिए आवश्यक हो और इसके लिए आवश्यक हो तो बल का भी प्रयोग किया जाए।